हेलो, स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मैट्रिक्सेस यानी कि आव्यूह। तो बच्चों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये जो आपका टॉपिक है, ये जो आपका चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आपने बहुत ही केयरफुली इसको रीड करना है, केयरफुली इसको समझना है और इसके बेसिक चीज़ों को पढ़ के ये समझ के हमें आगे बढ़ना है। तो बात करते हैं आव्यूह की। आव्यूह बच्चों क्या होता है, जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर एक डेफिनेशन दिखाई दे रही होगी। आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार सारणी है। यानी कि जो आव्यूह होता है बच्चों, वो संख्याओं का। अब यहाँ पे संख्याओं का मतलब ये हुआ कि वो रियल नंबर भी हो सकते हैं और इमेजरी नंबर भी हैं, ठीक है। यानी कि वास्तविक संख्या और सम्मिश्र संख्या है, ठीक है। और फलनों का मतलब होता है फंक्शंस, यानी फंक्शन भी हो सकते हैं। और उनका एक क्या है, रेक्टेंगुलर एरे हो, ठीक है। यानी कि उसको एक रेक्टेंगुलर, जैसे आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा बच्चों, उसके अंदर हमने क्या करना है, कुछ फलानों को रख सकते हैं या संख्याओं को रख सकते हैं। अब संख्याएं कुछ भी हो सकती है वो, ठीक है। वास्तविक संख्या भी हो सकती है, समझ में बात आई। फंक्शन भी हो सकते हैं, ठीक है। और सम्मिश्र संख्याएं भी हो सकती है। तो यहाँ पे इन संख्याओं या फलनों को, यानी कि जो ये संख्याएं हैं और जो फलन है यानी फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, आव्यूह बोलते हैं, यानी मैट्रिक्स बोलते हैं। बच्चों यहाँ पे मैट्रिक्सेस लिखा है, यहाँ पे मैट्रिक्स का ही प्लूरल फॉर्म होता है मैट्रिसेस। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे मैट्रिक्स लिखा है, वहाँ पे मैट्रिक्स लिखा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वहाँ पे उसका बहुवचन है मैट्रिक्स का, मैट्रिसेस, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अव्यय एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, जो इसके इस आव्यूह के जो ये आपको दिख रहे होंगे जो संख्याएं हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, उसके अव्यय यानी कि एलिमेंट बोलते हैं। ये सब क्या कहेंगे, एलिमेंट। जैसे आपने देखा कि जो फर्स्ट मैंने उसको क्या किससे डिनोट कर रखा है, ए से, दूसरे वाले को बी से और इसको सी से। यानी कि जो मैट्रिक्स है, ये जो आव्यूह है, उसको इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है बच्चों। आप इसमें देखिएगा कि जैसे आपने देखा होगा कि जो फर्स्ट आपके पास मैट्रिक्स है उसमें एलिमेंट है, आप देख रहे हो -1 √3 आपको पता है क्या है, ठीक है, नंबर है। यहाँ पे देखो आई क्या है, इमेजरी नंबर आ गया ना, मिश्रित संख्या में आ गया। यहाँ पे sin x क्या है, tan x क्या है, एक एक फलन है, यानी कि फंक्शन के फॉर्म में। तो सब चीज़ इसमें अंदर हम लिख सकते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, इसके मैट्रिक्स के अव्यय बोलते हैं, ठीक है। इसमें बच्चों हम बात करते हैं आगे, जैसे यहाँ पे लिखा है 36 रेखाएं, यानी कि हॉरिजेंटल लाइंस। आव्यूह मैट्रिक्स की पंक्तियाँ को हम क्या कहते हैं, रोज कहते हैं। यानी कि जो ये वाली आपके पास जो हॉरिजेंटल में है, ठीक है, 36 में हम क्या बोलते हैं, रो। ये हो गया आपकी R1, ये होती है बच्चों आपको R2, ये होती है आपकी R3। मैं इनको दिखाऊँ, रोज़, R मीन्स रोज़, और ये होता है आपको बच्चों कॉलम, यानी कि इसे बोलते हैं हम C1, इसे बोलते हैं हम C2। ऐसे ही इसमें भी क्या होगा, ये C1 होगा, ये C2, ये C3, ये होगा आपका R1, R2, R3। यहाँ पे क्या है बच्चों, R1, R2, ठीक है। यहाँ पे क्या है, C1, C2। यानी कि जो बिल्कुल जो 37 रेखाएँ यानी हॉरिजेंटली है, उनको हम क्या बोलते हैं, आपका क्या बोलते हैं, रोज़ बोलते हैं। यानी कि उन्हें हम क्या बोलते हैं, पंक्तियाँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में, पंक्तियाँ। और जो आपके कॉलम है, जैसे ये कॉलम C1, C2 से डिनोट हो रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, हिंदी में स्तंभ बोलते हैं, ठीक है। अब आता है बच्चों आव्यूह की कोटि, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्सेस। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे m रोज़, यानी कि m क्या है, इसमें पंक्तियाँ हैं, और n क्या है, स्तंभ है, यानी n कॉलम वाले किसी भी आव्यूह को हम m क्रॉस n, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। मतलब मल्टीप्लाई करना नहीं है, लेकिन मल्टीप्लाई के हम क्या दिखाते हैं, इससे शो करते हैं m क्रॉस n। कोटि ऑर्डर, यानी कि जो कोटि को क्या बोलते हैं, ऑर्डर का आव्यूह, अथवा ऐसे ही बोल सकते हैं आप कि m इंटू n आव्यूह, उसको हम कहते हैं, ठीक है। अब जैसे बात करेंगे यहाँ पे m और n है क्या, ठीक है। तो मैं जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है a वाला, तो आपने देखा कि यहाँ पे क्या है, m किसको शो कर रहा है, रो को, और n किसको शो कर रहा है, कॉलम को। तो यहाँ पे देखो रोज़ कितनी है, 1 2 3, तो कितने हो जाएगा यहाँ पे, 3 इंटू n कितने हैं, कॉलम कितने हैं, 1 2। तो ये हो जाएगा आपके बच्चों, इसका ऑर्डर क्या होगा, जो पहले वाली आपके पास जो आव्यूह है, यानी जो मैट्रिक्स है, उसका जो कोटि होगी, यानी जो ऑर्डर होगी 3 इंटू 2 की। यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे कितने रो हैं, 1 2 3। यहाँ पे कितने रो हैं बच्चों, 3 रो है, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3। तो कॉलम भी क्या, तो इसको बोलेंगे हम 3 इंटू 3 की इसकी कोटि होगी, इस वाले मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे कितने हैं, R1 R2, यानी कि ये R1 है, ये क्या है, R2 है, ये क्या है आपका C1 है, ये क्या है, C2। यानी कि आपके पास 2 रो 2 कॉलम, यानी इंटू 2 आप कह सकते हैं। होप कि आपको क्लियर हुआ होगा बच्चों।
अब बच्चों बात करते हैं अव्यय का स्थान निर्धारण यानी लोकेशन ऑफ एलिमेंट्स। जो मैंने अभी बताया कि जो हम उस रेक्टेंगुलर एरे के अंदर कुछ फिल करते हैं, ठीक है, चाहे वो संख्याएं हैं चाहे आपके फलन हैं, उनका जो लोकेशन है उन एलिमेंट्स का, उन अवयवों का, वो किस हिसाब से होता है। तो जैसे मैंने कहा आपसे कि किसी मैट्रिक्स को हम अल्फ़ाबेट, कैपिटल अल्फ़ाबेट से दिखाते हैं। जैसे ए इक्वल टू मैंने लिखा, उसको क्या बोलते हैं हम, A11, यानी कि A11 मतलब कोई एलिमेंट है ए, ठीक है, उसका फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम, यानी उसको क्या बोलेंगे A11 फर्स्ट रो। अब देखो रो फर्स्ट है ना, देखो ये R1 मैंने बताया था, ये क्या हो गया आपके R1, ये क्या हो गया आपके R2, है ना, ऐसे R3 R4, इसको क्या बोलेंगे हम C1 C2 C3। तो यहाँ पे बच्चों देखा आपने A11 का मतलब होता है फर्स्ट एलिमेंट किसका है, किसमें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आएगा, यहाँ पे आएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। देखो ये क्या है, कॉलम है ना C1, ये क्या है C2, फर्स्ट रो में है, पहली रो में है, और क्या है सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसे ही चलेगा ये फर्स्ट रो n कॉलम में, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इसमें देखिए आप कोई दूसरा एलिमेंट है, वो किस में, सेकंड रो, ठीक है, ये क्या है आपका सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड, ये जो आपको दिख रहा है ना A21 A22 A23, ये क्या है, उनके पोजीशन बता रहा है, यानी लोकेशन बता रहा है उन एलिमेंट की। कि जैसे ये क्या है आपका A23 का मतलब बच्चों ये हुआ कि वो सेकंड रो में है, यानी कि जो पहला वाला आपको दिखाई दे रहा है रो का इंडिकेट कर रहा है, और जो सेकंड इसमें जो 3 दिखाई दे रहा है वो क्या कर रहा है आपका फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। ऐसे ही हम लिखेंगे, लास्ट चलता जाएगा A यानी सेकंड रो n कॉलम। ऐसे ही बच्चों लास्ट में हो जाएगा M1 M रो फर्स्ट कॉलम, M रो सेकंड कॉलम, M रो थर्ड कॉलम, एज लास्ट में क्या होगा M रो n कॉलम। तो कुल मिला के जो ये आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगी, वो होगी आपकी m इंटू n ऑर्डर की, ठीक है। उसका बच्चों जो नोटेशन होता है वो होता है A इक्वल टू AIJ, ये ब्रैकेट के अंदर आप दिख रहा होगा आपको, ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहा है AIJ m इंटू n, जहाँ पे बच्चों जो i होता है वो क्या होगा, वो किसके बीच लाई करता है 1 और m की, यानी कि जो i होगा वो ये तो 1 के बराबर या 1 से बड़ा होगा, लेकिन j के m के बराबर या m से छोटा होगा, और जो j है वो 1 से बड़ा या 1 के बराबर और n के बराबर या n से छोटा होता है। और जहाँ पे जो i j है आपको दिख रहे होंगे, i j लिखे मैंने, वो नेचुरल नंबर को यानी कि n को बिलोंग करते हैं। तो ये बच्चों आपने देखा कि लोकेशन ऑफ एलिमेंट्स यानी अवयव का स्थान निर्धारण हमने कैसे किया। अब बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक से आगे, अवयवों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस में हम देखते हैं, सबसे पहले आपके पास आता है स्तंभ अवयव यानी कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। तो आपको जैसे नाम से स्पष्ट है कि भाई कॉलम की बात कर रहा है, यानी कि जब अवयव में केवल एक स्तंभ हो यानी एक कॉलम हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे आप दिख रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू 0 1 2 इसके एलिमेंट है, अव्यय है, तो आपको क्या दिख रहा है, देखो इसमें कितने रो है, कितनी है 1 2 3 रो, और कॉलम कितना है 1, यानी कि जब n की वैल्यू क्या आ जाए, m इंटू एन होता है ना ये m इंटू एन, तो जब n की वैल्यू क्या आ जाए आपके पास 1, n की वैल्यू जब 1 आ जाए तो इसका मतलब आपके पास एक किसकी बात कर रहे हैं हम, कॉलम मैट्रिक्स की। इसको शो करने का तरीका बच्चों ये भी है कि A इक्वल टू AIJ m इंटू 1, ठीक है, समझ में, यानी m तो यहाँ पे 3 हो सकते हैं 4 हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे n हमेशा 1 रहेगा। अगर n की वैल्यू 1 आ गई तो इसका मतलब हम कॉलम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, जिसमें आप दिख ही रहा है कि नाम से ही पता चल रहा है उसका कि भाई एक कॉलम होगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। दूसरा टाइप है इसमें बच्चों पंक्ति अवयव, क्या होता है पंक्ति अवयव यानी रो मैट्रिक्स। इसमें वही है कि जब अवयव में केवल एक पंक्ति हो, जैसे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे बी मैट्रिक्स में लिखे 0 1 2, ठीक है, तो इसमें आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कितने हैं रो, कितने हैं रो तो एक ही है, और कॉलम कितने हैं 1 2 3, समझ बात है 1 2 3 कॉलम एंड रो, यानी कि m1 इंटू 3। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो m है वो क्या बन गया 1 बन गया। जब m 1 हो गया इसका मतलब तो रोज क्या होगी, एक ही है ना, m इक्वल टू 1 मतलब m रो, m इंटू n जो है ये m रो को दिखाता है और n किसको दिखाता है, कॉलम को दिखाता है। ये किसको दिखाता है, रो को, और इसको ये दिखाता है आपका n कॉलम को। तो जब m इक्वल टू 1 हो गया इसका मतलब उसमें क्या है, रो एक ही है। उसको शो करने का तरीका ये भी है कि b बराबर AIJ या BIJ लिख सकते हैं आप, क्योंकि b बराबर लिखा मैंने b स्मॉल BIJ 1 इंटू n, ठीक है बच्चों। होप कि आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं थर्ड प्रकार का जो
आव्यूह का जो थर्ड प्रकार है वो क्या है, वर्ग आव्यूह यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्क्वायर का मतलब होता है जिसमें क्या हो, यानी स्क्वायर मतलब क्या हो, जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर हो, यही तो सीखा हमने। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो उसका ऑर्डर है बच्चों m क्रॉस n या m इंटू एन जिसे हम बोल रहे हैं, अगर m बराबर n हो जाए तभी तो स्क्वायर बनेगा। तो यानी कि जितने कॉलम है उतने रो हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ग आव्यूह बोलते हैं। वर्ग का मतलब स्क्वायर यानी जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर हो, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे कितनी है सी, ये क्या है R1 R2 R3, यानी तीन तो क्या निकली इसमें, रो की 3 रो हो गई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा C1 C2 C3। तो इसका मतलब यहाँ पे m बराबर n है, यानी कि जो आपके पास रो है वही क्या बन जाएगी, आपकी कॉलम बन जाए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ग आव्यूह। इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं A=AIJ m इंटू एम। ठीक है, अब बात करते हैं 4 टाइप की विकर्ण आव्यूह। विकर्ण मतलब होता है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, जब आव्यूह में विकर्ण के अतिरिक्त इसके सभी अवयव शून्य हो, यानी सिर्फ विकर्ण ही रहना चाहिए, विकर्ण के एलिमेंट होंगे, बाकी सारे जो मैट्रिक्स के अदर्स एलिमेंट है, अदर जो दूसरे अवयव है बच्चों वो अगर जीरो हो जाए तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, ये विकर्ण आव्यूह होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये सोचिए कि जो यहाँ पे आपको डायगोनल दिख रहा है वो उसके एलिमेंट ही रहने चाहिए, बाकी क्या हो गए, रेस्ट एलिमेंट्स क्या हो गए, जीरो हो चुके हैं। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, b बराबर BIJ m इंटू एम, क्योंकि ये भी क्या है, जो विकर्ण है वो एक्चुअली वर्ग आव्यूह होता है। ठीक है, उसमें यदि BIJ बराबर 0, ठीक है, जब i नहीं है बराबर j के, यानी कि जब i बराबर नहीं है j के, तो इसका मतलब ये वाला क्या होगा, बाकी क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, ये वाले जीरो जीरो हो गए। ठीक है, और यहाँ पे जो डायगोनल है उसके एलिमेंट आपके पास मौजूद रहेंगे, उसे हम बोलते हैं विकर्ण आव्यूह। चलिए बात करते हैं 5th टाइप की, अदिश आव्यूह यानी स्केलर मैट्रिक्स जिसे बोलते हैं, जिस विकर्ण आव्यूह में विकर्ण के अवयव समान हो, यानी कि जो डायगोनल, अभी तक देखो विकर्ण आव्यूह में क्या था कि विकर्ण में एलिमेंट होने चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो, जैसे 1 2 5 3 5 6 कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन अगर अदिश आव्यूह बोल जाते हैं स्केलर, वो भी क्या होगा, वर्ग आव्यूह होगा, लेकिन उसमें क्या होगा, जो उसके डायगोनल है यानी जो विकर्ण है उसके एलिमेंट क्या होने चाहिए बच्चों, सेम होने चाहिए, जैसे 4 4 4 4 3 3 3 5 5 5 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन इक्वल होने चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं अदिश आव्यूह यानी स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे 2 D और E से मैंने मैट्रिक्स दिखा रखी, जैसे -1 उसका जो डायगोनल है बच्चों उसके एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, और रेस्ट ऑफ तो आपको पता है जीरो होंगे, जैसे विकर्ण आव्यूह में होता है। चलिए नेक्स्ट प्रकार आपका 6 नंबर का तत्समक आव्यूह यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसे हम बोल सकते हैं। तो आइडेंटिटी का मतलब होता है बच्चों 1। ठीक है, यानी कि एक वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव यानी कि सभी सारे एलिमेंट क्या होते हैं, 1 होते हैं। किसके, सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, विकर्ण के, डायगोनल के। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये डायगोनल आपको दिख रहा होगा बच्चों, इसके एलिमेंट क्या हो गए, 1 1 हो गए, बाकी क्या हो गए, ये अदर्स रेस्ट ऑफ जो एलिमेंट्स है वो क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे बी मैट्रिक्स में देखो, इसमें क्या है, इसके डायगोनल क्या दिख रहा है आपको, 1 1 1 1। अगर 1 1 1 1 है और बाकी जीरो है तो इसका मतलब क्या है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसको लिखने का तरीका क्या होगा बच्चों, A बराबर AIJ n इंटू एन या m इंटू एन कह सकते हैं। AIJ को लिखा है इसने 1 और 0, यानी कि दो वैल्यूज़ यहाँ पे आ रही है। यदि i बराबर j है यानी कि सेम, भाई i बराबर j अगर आ जाता है, यानी जैसे 1 1 यानी कि ये भी 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4, है ना। यहाँ पे क्या, जैसे 1 1 यहाँ पे आता है, आप देख लीजिए, यहाँ पे 1 1 आता है, या 1 2 आता है 1 3, यहाँ पे क्या आएगा 1 8, जैसे कोई भी एलिमेंट है तो A मान लो मैं A21, यहाँ पे क्या आएगा A22, है ना। जैसे आपने देखा होगा जब मैं एलिमेंट का अरेंजमेंट आपको बता रहा था, उनकी पोजिशनिंग बता रहा था, तो वहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे A22 आएगा। तो जो डबल वाले मतलब जैसे i बराबर j हो जाता है, उस केस में क्या आएगा, 1 आएगा। तो देखो 1 आ रखा है, यहाँ पे तो आएगा ना 1 1 2 2 3 3, और जहाँ पे A इक्वल नहीं होते वो बाकी क्या हो जाएंगे, वो एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। जैसे मतलब यहाँ पे क्या आएगा A11 A12, तो 1 2 यानी i और j तो अलग अलग है ना, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा A13, यानी दोनों अलग अलग है, 1 है एक 3 है, तो क्या आएगा जीरो। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा A या 2 2 आएगा, यहाँ पे A22 ले सकते हैं, तो A22 यानी कि दोनों जब i और j बराबर होते हैं तो उस कंडीशन में क्या आता है बच्चों, 1 आता है। और लास्ट आपके पास है शून्य आव्यूह यानी जीरो मैट्रिक्स। जब इसका भी नाम से स्पष्ट है, ज़्यादा आपको समझ में आ गया होगा कि जब आव्यूह के सभी अवयव शून्य होते हैं, जैसे कि सारा क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, शून्य आव्यूह बोलते हैं। तो बच्चों ये आपका जो इंट्रोडक्शन था इसका आपके जो 3.1 के लिए वो कंप्लीट हो चुका है। जो एक्सरसाइज है आपके पास 3.1 उसका जो इंट्रोडक्शन था वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, वो क्या आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो बच्चों पसंद आए तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।